हाँ, सभी बच्चे जो है कुछ आया हुआ था कि CWSN जो चौथा चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर सर पिछले बार जो आपने वीडियो डाला है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मुझे भी लगा इस बार मैं क्वेश्चन देख रहा था कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं टच नहीं कर पाया था। तो जिनको भी 70 आउट ऑफ 70 लाना है या जिनको और बेहतर करने की इच्छा है उनके लिए मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ 2025 के लिए। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए ध्यान से कि क्या क्या चीज़ें छूट सकती थी, वो मैंने कर दिया है। तो पूरे सिलेबस को एक नज़र जल्दी से मारते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। डिसेबिलिटी क्या है? तो डिसेबिलिटी जो है एक फिजिकल या मेंटल लिमिटेशन है जो रिस्ट्रिक्ट करता है आदमी को बहुत सारे काम उस ढंग से नहीं करने के लिए जो जिस ढंग से साधारण आदमी लोग करते हैं। ठीक है। इसको जैसे छोटा सा मैं लिख सकता डिसेबिलिटी जो फंक्शनल लिमिटेशन, किसी भी फंक्शन, चाहे आंख से देखने का फंक्शन हो, चाहे कान से सुनने का फंक्शन हो, या दिमाग से सोचने का फंक्शन हो, या हाथ पैर, अगर मान लीजिए किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया है, उसका फंक्शनल हो, या सेरेब्रल पाल्सी है, रीढ़ की हड्डी के चलते जो है बॉडी का फंक्शन प्रॉब्लम हो, तो डिसेबिलिटी जो फंक्शनल लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो लिमिटेशन एक रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है वही है डिसेबिलिटी। अगर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मेरा फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। आपका भी फंक्शनल लिमिटेशन नहीं तो आप आराम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हाथ पैर भी हिला पा रहे हैं। तो जब भी किसी काम को करने के लिए कोई जो जनरल वर्क आदमी कर रहा है, 99% लोग जो कर पा रहे हैं, उस जनरल काम को करने में दिक्कत किसी को हो रही है, दैट को फंक्शनल लिमिटेशन। उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसका कुछ ना कुछ सब में बना हुआ है कि कितने को कहेंगे कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल का रेंज काफ़ी बड़ा होता है। तो उसी नॉर्मल रेंज में 90% लोग 99% लोग लगाया जाते हैं। 1% है पूरी दुनिया में जो कि उस रेंज के बाहर है। लेकिन उनको भी हमको साथ लेके चलना है और उनको उनके लिए भी स्पोर्ट्स कराने, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी करानी है। इसी को इंक्लूजन भी कहते हैं। तो पहला चीज है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। इसमें 3 पूरी दुनिया में जो फिजिकल और स्पोर्ट्स के लिए मूवमेंट होता है या बड़े लेवल कंपटीशन होता है, मल्टी इवेंट कंपटीशन। तो ये 3 है। कौन कौन सा आपको पढ़ना है सिलेबस में? तो स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक और डेफ ओलंपिक, ये 3 पढ़ना है आपको। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कौन कौन सी चीज अधिकतर पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव में भी और जिसको सब्जेक्टिव में भी आप लिख सकते हैं। तो इसका जैसे इसका लोगो, इसका मोटो, इसका पिछला कहाँ हुआ था, अगला कहाँ हो सकता है, ये अधिकतर पूछ रहा है। कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। क्लासिफिकेशन क्या है, डिविजनिंग क्या है, ये कभी कभी पूछ देता है। क्लासिफिकेशन किससे जुड़ा है, डिविजनिंग किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग क्लियर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन स्पोर्ट्स, इंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम सबको लेकर चलते हैं, जैसे ना सबका साथ सबका विकास, तो जब सभी को लेकर चलते हैं जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है उनको भी लेकर चलते हैं, तो वो सारा मिला के एक इंक्लूजन बनता है। इसका नीड क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल, CWSN के लिए बहुत जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इनके सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बने। मैं अधिकतर वीडियो ऐसा बनाता हूं कि आपको सिर्फ कल्पना शक्ति खुले रखनी है, कल्पना शक्ति खुले रखिएगा। हाँ, जो इसका लोगो है, वो लोगो जो है वो मैं ये जब PDF बना के दोनों साइड से डाल दूंगा तो आप इसको देख सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, अगर उसको साथ में आपको ऑडियो विजुअल लेना है तो उसको सुन भी सकते हैं, और ऐसे सिर्फ सुनेंगे तो भी याद हो जाएगा लगभग आपको। हाँ, लेकिन लोगो आपको बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार ध्यान देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि किसका लोगो है, चित्र बना के नीचे 4 ऑप्शन रहे तो आप देख सकते कि किसका लोगो कैसा होता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका जो है वर्ड जो डिफरेंटली एबल्ड है कब आया, ये भी एक बार ऑप्शन में MCQ में आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। 1980 से पहले जो है, 1980 से पहले हम लोग उनको बोलते थे डिसेबल्ड। डिसेबल्ड ये कहते थे या हैंडीकैप्ड कहते थे, तो बड़ा निगेटिव टैग लगता था डिसेबल्ड आदमी या हैंडीकैप्ड। नहीं, हर एक आदमी जो किसी चीज में डिसेबल्ड है वो कहीं ना कहीं डिफरेंटली एबल्ड है। यानी जो आदमी ब्लाइंड है उसको टच करने की एबिलिटी, टच करके चीजों को बताने की एबिलिटी साधारण आदमी से ज्यादा होती है, डिफरेंटली एबल्ड है। जिनका हाथ अगर कट गया तो पैरों से डिफरेंटली बढ़े, पैरों से बहुत अच्छा काम कर पाते, पैरों से हमसे ज्यादा इफेंसिवली उसका प्रयोग कर पाते हैं। यानी कोई एक चीज नहीं है तो दूसरा चीज, ऐसा भी देखा गया किसी का IQ कम है तो इसका इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है। यानी कि हम लोग डिफरेंटली एबल एक पॉजिटिव शब्द है। जैसे हिंदी में हम लोग पहले कहते थे कि अपंग है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता था, दिव्यांग कह दिए। तो कुछ अच्छे शब्द
देखिए बोलना है कोई चीज़ लेकिन उसमें शब्द अच्छे चयन होते हैं तो वो चीज़ें जो है थोड़ी अच्छी लगती हैं या बेहतर लगती हैं, अच्छी नहीं भी लगे तो बेहतर लगती हैं। तो ये 1980s के बाद डिफरेंटली एबल्ड शब्द का प्रयोग होने लगा, किनके लिए? डिसेबल्ड लोगों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। ठीक है, डिसेबिलिटी वेदर फिजिकल और मेंटल पहले था, अभी कोविड से पहले तक हम लोग सिलेबस में जो है डिसऑर्डर था, 5 तरह के मेंटल डिसऑर्डर पढ़ने थे, जिसको हटा दिया गया, ADHD, OCD, ASD, इसको हटा दिया गया सिलेबस से। तो वो डिसऑर्डर अभी आपको नहीं पढ़ना, डिसेबिलिटी पढ़ना, इसलिए मैंने सिर्फ डिसेबिलिटी बताया। डिसेबिलिटी वेदर फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट कैन बी टेम्पोररी और परमानेंट। डिसेबिलिटी जो है फिजिकल या मेंटल हो, ये होता है आपका परमानेंट, क्योंकि एक जगह डिसेबल हो गया तो जल्दी वो नहीं होता, पूरा नहीं होता। लेकिन जो डिसऑर्डर होता है किसी भी तरह का, फिजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर कॉप अप हो सकता है, वो यानी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है, लेकिन डिसेबिलिटी परमानेंट ही होती है अधिकतर। एक्सेप्शनल तो जीवन में सब में पड़ा हुआ है। एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स क्या क्या है? एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किसको कहते हैं? ये टाइप ऑफ स्पोर्ट्स दैट जो डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के लिए जो बनाया जाता है स्पोर्ट्स या एक्टिविटी, उसको हम लोग एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कहते हैं। अब इसका पहला आपको पढ़ना है स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स आर डिजाइन फॉर फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन, खासकर इंटेलेक्चुअली, याद रखिएगा, खासकर क्योंकि जो ये क्या नाम था उनका, यूनिस, हाँ, यूनिस कैनेडी स्टीवर जो थी, उन्होंने जब स्पेशल ओलंपिक डिजाइन किया था तो बेसिकली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया था। 1968 में ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। अब फाउंडर या हु इज द फादर आए या हु इज द फाउंडर आए, तो हु स्टार्टेड, तो यूनिस कैनेडी स्टीवर, EUNIS, यूनिस कैनेडी स्टीवर, ठीक है, इसको फाउंड की थी 1968 में। इसका पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलीट कंपटीशन इन वेरियस ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स फॉर पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यहाँ क्लियर कर दिए हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन में कभी भी आएगा तो अब याद रखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले स्पेशल ओलंपिक, क्योंकि वो स्पेशल है। It provides opportunity to athletes to develop their physical fitness, experience and joy of sportsmanship and share a community with other special Olympic athletes. Other special Olympic athletes के जैसा ही खुद महसूस करे वो। अब देखिए कुछ चीजें कॉमन है जो आपको अगर पैरालंपिक लिख रहे हैं तो भी डालनी है, डेफ ओलंपिक लिख रहे हैं तो भी डालनी है, और स्पेशल ओलंपिक लिख रहे हैं तो भी डालनी है। तो आप कुछ पॉइंट्स मन में सोच लीजिए कि जैसे इक्वलिटी के लिए, ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए, उनको सोसाइटी से जोड़ने के लिए, ये सारा कुछ जो पॉइंट्स है तीनों में चलेगा। तो ये पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा हमेशा। जब कुछ पॉइंट्स दिमाग में रहेगी तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी, और वो हेडिंग सब जगह अप्लीकेबल है। सब जगह मतलब ये जो हमारे तीनों ओलंपिक है उसके लिए, तो उस चीज को लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में डालने के लिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफ ओलंपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरालंपिक, ऑब्जेक्टिव स्पेशल ओलंपिक। तो वहां पर कि उन लोग को इक्वलिटी, उन लोग को जो है गुड, अच्छा महसूस कराने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके फिटनेस को बढ़ाने के लिए, और उनको जो है सोसाइटी से जोड़े रखने के लिए। तो ये सब जो पॉइंट आएगा ये सब जगह आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने पढ़ा कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एथलीट्स टू डेवलप देयर फिजिकल फिटनेस, एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड शेयर ए कम्युनिटी विथ अदर जनरल पीपल। तो ये आपका तीनों में डालेगा, तीनों में सही रहेगा। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर का ये भी पूछ देता है, हेडक्वार्टर तीनों का कहाँ का है? तो हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में, स्पेशल ओलंपिक का। मोटो क्या है? लेट मी विन। मोटो याद रखिए, लेट मी विन, बट इफ आई कांट विन, लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मुझे जीतने दो, और अगर मैं नहीं भी जीत पाता हूं तो हमको इतना मजबूत बनने दो, इतना ब्रेव बनने दो कि हम अटेम्प्ट कर सकें। तो मोटो क्या है? लेट मी विन, बट इफ आई कांट विन, लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। इसको याद रखिएगा, ठीक है, मोटो को। क्योंकि मोटो लोगो, ईयर कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये आपके ऑब्जेक्टिव MCQ में भी आएगा और यही आप एक्सप्लेन भी करेंगे। गवर्निंग बॉडी क्या है? तो स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल। इसका स्पेशल ओलंपिक का लोगो जो मैं बताया है कि लोगो जो है आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसे जो मैं लिंक शेयर करूंगा PDF का, उसके थ्रू आप देख लीजिएगा।
स्पेशल ओलंपिक फ्लेम क्या है? द जो टॉर्च को कैरीड आउट किया जाता है। कभी भी पूछ देता है स्पेशल ओलंपिक के फ्लेम को क्या कहा जाता है, तो इसको फ्लेम ऑफ होप कहा जाता है, याद रखिएगा, फ्लेम ऑफ होप। जिसका इसका जो कभी कभी एमसीक्यू में था वो सब मैंने डाल दिया है यहाँ। स्पेशल ओलंपिक का रूल्स या गाइडलाइंस क्या है? स्पेशल ओलंपिक्स के लिए जो डिसेबिलिटी का जो वो होता है, आईक्यू जो टेस्ट होता है, उसका जो आईक्यू होता है वो जो है लो होना चाहिए एक स्पेशल क्राइटेरिया से। सर मैंने डाला यहाँ की नहीं। स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स डिटेक्ट दैट द एथलीट्स आर कैटेगराइज्ड टू कॉम्पिटिटिव डिविजन्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, एज एंड जेंडर। अब यहाँ देखिए किस में डाला है, किसके अनुसार? तो उनकी एबिलिटी, एज और जेंडर के अनुसार उसको बांटा जाता है। द डिविजन्स आर टू इंश्योर दैट ईच एथलीट कंप्लीट अगेंस्ट समवन ऑफ द सिमिलर एबिलिटी। जिनकी जो लेवल है, जो एज है, जो जेंडर है, जो एबिलिटी है, उसके अनुसार इनको बांट के और उसके अनुसार ही कराया, ताकि ऐसा ना हो कि किसी का आईक्यू हाई है और वो लोग के साथ कर रहा हो, या किसी का एज ज़्यादा और कम के साथ कर रहा हो। किसी का जेंडर तो हर जगह है, मेल और फीमेल को कभी भी एक साथ हम लोग मिक्स्ड कराते हैं, लेकिन एक साथ जो है मेल और फीमेल का अगेंस्ट में नहीं कराते कभी भी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक, स्कीइंग, एल्पाइन। अब देखिए ये इतना पूछता नहीं है कि कौन कौन सा है, लेकिन फिर भी एक याद रखिएगा कि किसमें क्या एक्स्ट्रा हो रहा है। देखिए कभी भी पढ़ते हैं ना तो ये कभी मत पढ़िए कि कौन कौन सा कॉमन है, क्या अनकॉमन है, या कॉमन अगर याद रख सकते हैं तो अनकॉमन निकल आएगा कि किसका क्या अनकॉमन है। तो हर इवेंट का कुछ अनकॉमन देख लीजिए कि क्या है, जिसमें इसमें जो बेसिकली जो कराया जा रहा है, इसमें फिगर स्केटिंग एक होता है, ये अनकॉमन में आता है। इसी तरह हर गेम का कुछ ना कुछ अनकॉमन में है। पैरालंपिक में बहुत सारे इवेंट है तो याद करना मुश्किल है। अगर कुछ ऐसा है जो अनकॉमन, जो स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक में, ये डेफलिम्पिक में नहीं है, अगर कुछ अनकॉमन है तो ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ, सिर्फ उसको देख लीजिए, क्योंकि हम सारा अभी अगर बोलेंगे तो सब में 30-40 इवेंट है, तो वीडियो उसी में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आप नेट से या बुक, किसी पब्लिकेशन बुक से देखिए, वहां पर होगा कि क्या क्या इवेंट है, तो देखिएगा कहाँ कहाँ अनकॉमन क्या आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा किसी वीडियो में बता दूं कि किसका किसका क्या अनकॉमन जा रहा है। जैसे फिगर स्केटिंग इसमें अनकॉमन है, ठीक है, और एक इक्वेस्ट्रियन करके गेम है वो अनकॉमन, बाकी ये इसमें बाकी में नहीं है, तो वो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए कि कब हुआ था, मान लास्ट कब हुआ है, नेक्स्ट कब होगा। तो रिसेंटली इसका जो ओलंपिक जो 2017 में हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्विट्जरलैंड में 2025 में होगा, विंटर स्पेशल ओलंपिक स्विट्जरलैंड 2025 में। समर ओलंपिक जो होता है बेसिकली समर ही पूछता है, इसलिए विंटर को छोड़ दीजिए। समर ओलंपिक रिसेंटली 2023 में हुआ था, वो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और नेक्स्ट, क्योंकि सबका देखिए हम लोग ओलंपिक जो पढ़ते हैं वो भी समर ही पढ़ते हैं, जितना आप याद करते हैं 1896 में शुरू हुआ ग्रीक में, एथेंस में, तो हम लोग समर लेके चलते हैं, विंटर को लेकर नहीं चलते, इसलिए समर याद रखिएगा क्योंकि समर से ही पूछता है। तो रिसेंटली हुआ बर्लिन जर्मनी में 2023 में, और नेक्स्ट होगा सैंटियागो चिले में 2027 में, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए ताकि ये वाला जितना मैंने बोला एक बार फिर से रिपीट हो जाए। पैरालंपिक पे आ जाइए। पैरालंपिक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, असल में इसकी जो बैकग्राउंड कहानी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लोग जिनका हाथ पैर कट गया था गोलियों से, या जो है लड़ाई झगड़े में बम से, किसी भी तरह जो भी डिसेबल्ड हो गए थे, उनके लिए एक तरह से सोच रखा था लुडविग गटमैन सर ने, और उन्होंने एक आपस में गेम कराने शुरू किया वहाँ पर। और वहाँ इंग्लैंड में जो गेम आपस में शुरू हुआ वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। तो इसलिए फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पैरालंपिक्स कहा जाता है डॉक्टर लुडविग गटमैन को, जिन्होंने आर्मी के जितने भी लोग थे जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी थी उनके लिए शुरुआत किया। इट वॉज ऑफिशियली कॉल्ड पैरालंपिक्स इन 1988। उससे पहले उनको जो है ये दूसरा नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका दूसरा नाम था, लेकिन बाद में इंटरनेशनल गेम्स फॉर डिसेबल्ड कहा जाता था, और उससे पहले कुछ और कहा जाता था। तो आपका पूछ सकता है कि इसको पहले क्या कहा जाता, तो अर्ली इट वाज कॉल्ड इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डिसेबल्ड, और 1988 में पैरालंपिक्स नाम इसका पड़ा। इट इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एथलीट्स विद द रेंज ऑफ डिसेबिलिटी। अब इसमें भी कोई पूछता है किस किस तरह की डिसेबिलिटी, तो ये जो बेसिकली आपका जो है फिजिकली जितने भी एम्प्यूटीज हैं, जो कि हाथ पैर कटे हुए, वहां से लेकर
सेरेब्रल पाल्सी यानी जिसका रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम है, किसी का मसल जो है वो जो है कंट्रोल में ब्रेन से नहीं रहता है, और ड्वार्फ लोग को भी लिया जाता है। ऐसे यहां पर देख लीजिए, मैं आगे बोलते जा रहा हूं। टेक्स प्लेस एवरी 2 years इमीडिएटली आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के हर 2 साल बाद ये होता है, ताकि दोनों में बीच में गैप बना रहे, क्योंकि ये भी आईओसी द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है। ऐसे तो पैरालंपिक कमेटी अलग है, लेकिन वो आईओसी के अंतर्गत ही एक कमेटी है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ विंटर एंड समर गेम, जैसा कि ओलंपिक होता है उसी तरह। ऑल पैरालंपिक गेम्स आर मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी आईपीसी। हेडक्वार्टर बर्न जर्मनी में है। मोटो है इसका स्पिरिट इन मोशन। इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन, याद रखिएगा, जो कि 2004 में दिया गया। उससे पहले 1994 में इसका माइंड बॉडी स्पिरिट लेके चला जाता था, 1994 तक, 1994 से 2004 तक, और 2004 में हो गया स्पिरिट इन मोशन। इसका जो लोगो है वो 3 जो है डिफरेंट गोल गोल सर्कल है। ये मैं जब आप देखेंगे तभी इसका लोगो जो है ज्यादा अच्छा पता चलेगा, इसलिए इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी पैरालंपिक जो कैटेगरी होती है, जो मैंने बताया, 6 तरह के बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन इसमें आते हैं, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, एम्प्यूटीज में जिसका हाथ पैर कहीं से भी कटा हुआ है, विजुअल इंपेयरमेंट वाले को भी लिया जाता है इसमें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को लिया जाता है, और लेस ऑट्रस, मतलब कि इस सब के अलावा भी जैसे डॉर्फ लोग हुए, एथलीट जिसको एकदम कम हाइट के हैं और ग्रो नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को भी, डॉर्फिज्म को भी लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा एक नजर आपको देखना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो समझ भी गए, उसके लिए स्पेशली लेकिन होता है वो स्पेशल ओलंपिक, लेकिन कुछ तरह के जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो यहाँ भी आते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले, जिसके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी चलती है, जिनका हाथ पैर नहीं चलता है, वो लेस ऑट्रस वाले भी, विजुअली इंपेयर्ड भी, एम्प्यूटीज भी, सेरेब्रल पाल्सी वाले, ये सब जो है आपके आते हैं पैरालंपिक्स में। फर्स्ट टाइम ये रोम इटली 1960 में ये पैरालंपिक्स हुआ था। कब? जब स्पेशली इसके लिए होने लगा। उससे पहले 1948 से लुडविग गटमैन ने शुरू कर दिया था आर्मी के हॉस्पिटल में, लेकिन ये 1960 में रोम में ये ऑफिशियली शुरू हुआ एक तरह से। और लेकिन जो है रिसेंटली बीजिंग में इसका विंटर ओलंपिक हुआ था, नेक्स्ट इटली में हुआ विंटर, लेकिन हमको पढ़ना समर। तो समर जो है 1920 में टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते 21 में वो कंप्लीट हुआ था, जबकि 4-4 साल में 20 में ही होना था। 21 में हुआ टोक्यो में, लेकिन फिर उसको कंट्रोल करने के 24 में ही दोबारा, 3 साल बाद ही 24 में कर दिया गया पेरिस फ्रांस में, और अभी 28 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में ये होगा। तो पैरालंपिक्स फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ रहा है आजकल। तो लास्ट पैरालंपिक्स जो है लास्ट मतलब प्रीवियस जो है, इससे पहले 24 से पहले वाला, क्योंकि पहले बुक में 2024 तक दिया हुआ था, और अभी जो है चूंकि किताब जो लेटेस्ट आ गया है, तो 20 में टोक्यो में हुआ था, जो 21 में हो पाया था कोविड के कारण, ये पूछ सकता है। 24 में पेरिस फ्रांस और 28 में लॉस एंजल्स। अब जल्दी से आ जाए डेफ ओलंपिक्स में। डेफ ओलंपिक्स जो है, अब फिर से बता दो दिमाग में क्या क्या रखना है आपको, कि कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, लास्ट कहाँ है, नेक्स्ट कहाँ है, लोगो क्या है, मोटो क्या है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये सब याद रखिएगा तो आपका दोनों काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा, सब्जेक्टिव में डालने के लिए भी पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। डेफ ओलंपिक इज इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट फॉर डेफ एथलीट्स। एक बात याद रखिएगा कि ये जो है ना, डेफ ओलंपिक जो है ओलंपिक के बाद सबसे ओल्डेस्ट है, यानी 1896 में जो ओलंपिक मॉडर्न स्टार्ट हुआ है, और 1924 में ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसके बाद बाकी सब हुआ है। तो 1924 में ये हुआ है, 1960 में वो हुआ है, 68 में हुआ, तो आपका सबसे ओलंपिक के जस्ट बाद डेफ ओलंपिक ही शुरू हुआ है। क्योंकि डेफ पीपल सिर्फ सुन नहीं पाते, लेकिन बाकी हाथ पर उनका और दिमाग काफी तेज चलता है, इसलिए डेफ ओलंपिक के कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड है जो ओलंपिक के पैरेलल है। तो डेफ ओलंपिक इज एन इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट फॉर डेफ एथलीट्स, नाम ही से क्लियर है। इसमें पूछ सकता है कभी कभी कि किसको हम डेफ मानेंगे इसके रूल के अनुसार। तो इसमें एक रूल है कि 55 डेसिबल जिनका हियरिंग कैपेसिटी उससे ऊपर, तो चेक किया जाता है, तो उनसे जो नीचे है उन्हीं को हम लोग लेते हैं, इसमें डेफ मानते हैं। और इसमें किसी भी तरह का इक्विपमेंट अलाउड नहीं होता है, कान में लगा सकते हैं। तो वैसे ही पीपल लिया जाता है जिसको एकदम लगभग नहीं सुनने लायक होते हैं वो।
इंस्टेड ऑफ विसल, और अब विसल और गन शॉट कीजिएगा तो वो तो सुना ही नहीं देगा, इसलिए वहाँ लाइट जलाया जाता है। रेफरीज यूज लाइट्स और वेविंग फ्लैग, या फ्लैग हिलाया जाता है, वेविंग फ्लैग्स टू इंडिकेट स्टार्टिंग ऑफ मैच और इवेंट। कोई भी मैच या इवेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए दिखाया जाता है, या तो फ्लैग हिलाया जाता है या फिर लाइट जलाया जाता है। ये सेकंड ओल्डेस्ट मल्टीपल इवेंट है। और अपकमिंग जो है जापान 2025 में इसका समर होने वाला है, जो इसका समर ओलंपिक हुआ डेफलिम्पिक्स, ये 2025 में अभी इस साल जो है होगा जापान में। इसका मोटो क्या है, तो PR पर एल्यूडियस लूडोस, AEQUALITAS एक्वालिटास, पर लूडोस एक्वालिटास। इसका मतलब होता है इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। डेफलिम्पिक लोगो क्या है, इट्स लोगो, फिर लोगो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लोगो आप देख के ही ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। 4 कलर है, बीच में गोल है और 4 कलर से गोल घुमा हुआ है। याद रखिएगा, ऊपर वाला जो है ब्लू है, नीचे वाला ग्रीन है, इस साइड राइट साइड वाला येलो है, लेफ्ट साइड वाला रेड है। ऊपर नीचे इधर इधर का केवल याद रखिए कलर, और कलर भी पूछ सकता है किस कलर का कौन कौन सा 4 कलर है, तो बीच वाला तो व्हाइट रहता ही है, ब्लू येलो ग्रीन रेड ये है। ये चारों जो है ना 4 हेडक्वार्टर्स है इसके, जो कि मेन जहां से कंट्रोल होता है डेफलिम्पिक्स, वही चारों को आपस में जोड़ता है। जो यूरोप है, एशिया पैसिफिक है, पैन अमेरिका है और अफ्रीका है। फिर से सुन लीजिए, यूरोप, एशिया पैसिफिक, पैन अमेरिका और अफ्रीका, ये चारों को ये जोड़ने वाला सिंबल है ये, ठीक है। इट्स ए लोगो इंस्पायर्ड बाय साइन ऑफ ओलंपिक्स, जो कि ओलंपिक में भी देखिएगा क्या था, 5 सर्कल जुड़ा रहता है, इसमें 4 कलर का 4 चीज जुड़ा हुआ है जो कि 4 जगह को जोड़ रहा है। Until 1965 it was known as इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ। 1965 तो इसको कहा जाता था इंटरनेशनल गेम फॉर द डेफ, ये भी पूछता है कभी कभी। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। ए फ्यू ईयर लेटर इट वाज कॉल्ड इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। 1965 के फ्यू ईयर लेटर माने कि 70s के, आप लिखिए 70s के बाद इसको इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स कहा जाता था। 2001 में ये डेफलिम्पिक नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी पूछता है कि कब से डेफलिम्पिक नाम हुआ, तो 2001, यानी कि इस सेंचुरी का शुरुआत हुआ और इसका नाम चेंज हुआ। द मेन पर्पज ऑफ डेफलिम्पिक इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पर्सन विथ हियरिंग डिसेबिलिटी। इसको कल चेंज कर दिया, वहां पर कर दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पे हियरिंग डिसेबिलिटी, टू पार्टिसिपेट इन एलाइट स्पोर्ट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बता ही दी है, 55 डेसिबल से कम उसका हियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। और अब देखिए नेक्स्ट आता है डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स और क्लासिफिकेशन स्पोर्ट्स। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। डिविजनिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग इवन एंड फेयर कंपटीशन फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी थ्रू ग्रुपिंग ऑफ एथलीट्स। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, डिविजनिंग होता है स्पेशल ओलंपिक के लिए और क्लासिफिकेशन होता है पैरा ओलंपिक्स के लिए। इस पर पूछ चुका है पहले, क्लासिफिकेशन कहाँ यूज करते हैं, डिविजनिंग कहाँ यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं पैरालंपिक में और डिविजनिंग करते हैं स्पेशल ओलंपिक में। उसको डिवीजन में बांटते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अनुसार। यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं किस तरह की आपकी डिसेबिलिटी है, किस किस तरह का हाथ कटे हुए का अलग, पैर का अलग, जिसका हाथ पैर दोनों कटा हुआ अलग, जिसका रीढ़ की हड्डी से नीचे का पोर्शन तो काम करता ऊपर का नहीं करता वो अलग। इस टाइप के हम लोग अलग अलग करते हैं यहाँ क्लासिफिकेशन पैरालंपिक में, और डिवीजनिंग करते हैं हम लोग स्पेशल ओलंपिक में। तो आप इसको ब्रेन में याद रखिएगा, डिवीजन किया गया मेंटल लेवल पर और क्लासिफिकेशन किया गया आपके फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर। तो ये दोनों याद रखिएगा तो आपको ये चीज जो है ये समझ में आएगा। और क्लासिफिकेशन के अंदर एज जेंडर एबिलिटी को ज़्यादा देखा जाता है, और क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो आपका किस किस तरह का प्रॉब्लम्स है उसको देखा जाता है, और डिविजनिंग के अंदर आपका एज जेंडर एबिलिटी के साथ साथ मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है। अब लास्ट बट नॉट दिस, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन। अब ये कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या मैंने पहले ही बता दिया। जब CWSN को जनरल पब्लिक के साथ लेकर चला जाता है और डिफरेंट हमारे जितने मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसको जब साथ लेते हैं हम और दुनिया के सभी लोगों को जोड़ते हैं तो इंक्लूजन कहा जाता है। इंक्लूजन में हर किसी को साथ थे, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, यही है इंक्लूजन। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका फायदा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप आराम से पॉइंट्स बना सकते हैं। सभी को जोड़ना, सभी को साथ ले जाना, सभी के हेल्थ की केयर करना, और जितने भी CWSN है उनको जो है
प्रमोट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको उनके साथ ब्रदरहुड रखना, उनको लो फील नहीं करने देना, उनके सेल्फ स्टीम को बढ़ाना, ये सब उसमें आ जाएगा। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल, लास्ट इसका है ये स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN। क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो उसके लिए है पहला एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। देखिए आप अपने से भी पॉइंट बना सकते हैं कि किस तरह से हम एक्टिविटीज को सेलेक्ट करेंगे। तो पहला तो जो जिसमें इंटरेस्ट होगा CWSN को, उसको उनकी एबिलिटी को देखते हुए, उनके जो भी लिमिटेशंस उनको देखते हुए, फिर जो मेथड्स अप्लाई करना है उसके अनुसार होना चाहिए। इक्विपमेंट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, जैसे ब्रांड लोग के लिए जो हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, तो उसमें क्या छोटा सा बॉल होता है जो आवाज़ करते रहता है, तो आवाज़ करते हुए जब फेंकते हैं, जहाँ पर खड़े रहते हैं उनको बताया था यहाँ से खड़े होकर फेंकना है, और जहाँ आपका स्टंप्स होता है उधर भी एक आवाज़ आते रहता है ताकि उनको पता चले कि ये स्टंप है, यहाँ पर वो खड़ा होना है। जमीन पर बैट रहता है, वहाँ बॉल उड़का के फेंका जाता है। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन रूल्स, जैसे हम लोग हॉकी खेलते हैं, उन लोग के लिए जब हॉकी खिलाते हैं जो फिजिकल डिसेबल्ड हैं, जो व्हील चेयर पर रहते हैं, तो उनका बॉल ऐसा रहता है जो चिपटा रहता है ताकि वो ज़्यादा इधर उधर ना भागे, जहाँ तक मारे वहीं तक जाए और रुकी और कंट्रोल में रहे। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन रूल्स। तो मॉडिफिकेशन रूल्स, चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपर्टीज, कितने एक्सपर्ट है, कितना क्या उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो कंसिडरेशन में लेना है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, जो कि मैंने कहा कि तरह तरह के इक्विपमेंट उनके लिए बनाए जाते हैं और बनने भी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN, रिड्यूस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। अब देखिए ये जो एडवांटेज है ना, वो आप पैरालंपिक्स के ऑब्जेक्टिव में, डेफलिम्पिक के ऑब्जेक्टिव में, स्पेशल ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए तो ऑब्जेक्टिव भी वही है। रिड्यूस डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंप्रूव सोशल, अब इसको याद कर लीजिएगा, ये हर जगह उपयोग हो जाएगा। रिड्यूस डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, मेनी कॉग्निटिव बेनिफिट्स, यानी फिजिकल मेंटल जो है पावर बढ़ता है, इंक्रीज फिटनेस एंड स्ट्रेंथ लेवल, फन, मेकिंग फन इन लाइफ, एडिंग फन इन लाइफ, ये एक पॉइंट बनता है, एडिंग फन इन लाइफ, यानी फन एक्टिविटीज, इनकलकेट वैल्यूज लाइक लीडरशिप एक्सेट्रा, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एक्सेट्रा, ये जो है इनकलकेट वैल्यू। तो ये चैप्टर में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो, कभी भी कहीं दिखाई दे आपको सैंपल में या प्रीवियस क्वेश्चंस में कहीं भी कि इस चैप्टर सर ये क्वेश्चन अभी भी जो है क्लियर नहीं है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। एग्जाम के दिन तक मैं आपके साथ बना हुआ। ऑल द बेस्ट सभी को।